जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। पिछले क्लासेस में अभी हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे जिसका नाम था कार्य तथा ऊर्जा। कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि मैम पहले आप अध्याय 7 गति अर्थात मोशन पढ़ा दीजिए। उसके लिए आपको सबसे पहले बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग के लिए थोड़ी सी सहायता मैं आपको कर दूंगी। इसमें आए कुछ कठिन शब्दों को पहले से ही बता देती हूँ। जैसे कि विरामावस्था पहला कठिन शब्द है। विरामावस्था का अर्थ है स्थिर अवस्था। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, गति की अवस्था में नहीं है, तो कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। दूसरा शब्द है आपका घूर्णन गति या घूर्णन करना। तो जैसे कि आपके घर में जो सीलिंग फैन है या टेबल फैन है, उसके जो ब्लेड्स हैं या पंखा है, वो घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति का अर्थ है अपनी ही जगह पर रहकर घूमना। दूसरा अर्थ है कंपन। कंपन का अर्थ है, कंपन एक इस प्रकार की गति है जिस पर वस्तु रहती तो अपनी जगह पर है, स्थान नहीं छोड़ती, परंतु आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं गति कर सकती है। और शब्द है अवलोकन। अवलोकन शब्द का अर्थ होता है देखना। किसी भी वस्तु को देखना या किसी भी घटना को देखना। आप अभी बुक का भी इस समय बुक रीडिंग करते समय आप क्या करते हैं? बुक का अवलोकन करते हैं। बिना बुक को देखे आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते, तो इसे भी कहेंगे पुस्तक अवलोकन या किताब का अवलोकन। जटिल शब्द का अर्थ होता है कठिन। बहुत सी गतियां जटिल होती हैं, तो बहुत सी गतियां जटिल होने का अर्थ है कि कठिन होती हैं, उनको समझना कठिन होता है। इस चैप्टर में क्लास 9th में हम सरल रेखा में गति ही पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जटिल गतियों का भी अध्ययन आप करते जाएंगे। नेक्स्ट है अंकीय मान। अंकीय मान का मतलब होता है संख्यात्मक मान। अधिकतर हम लोग अंक शब्द का प्रयोग कम करते हैं, तो संख्या शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। तो 9 और 5 ये दोनों क्या है? संख्याएं हैं, परंतु और अधिक अच्छी हिंदी बोलेंगे तो इन दोनों को कहेंगे अंक। तो अंकीय मान का अर्थ हुआ संख्यात्मक मान। ठीक है, तो जैसे कोई भी दूरी आपको व्यक्त करनी है, दूरी का निर्धारण करना है, हम कहते हैं कि मान लीजिए आपके बस्ती से अयोध्या तक की दूरी 95 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, तो आप ये कहेंगे कि 35 किलोमीटर दूरी का अंकीय मान है। तो अंकीय मान को यहाँ से अलग करके क्यों समझाया गया है? क्योंकि बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं, दूरी नहीं, दूरी को छोड़कर बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जिनके निर्धारण के लिए सिर्फ अंकीय मान की ही आवश्यकता नहीं होती, दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर इस चैप्टर में आपको अंकीय मान और दिशा को अलग अलग करके समझाया गया है। जैसे कि बल एक ऐसी राशि है जिसके निर्धारण के लिए न सिर्फ अंकीय मान की आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि आपकी जो मैडम है गेम्स वाली, जब वो क्रिकेट खिलाती हैं तो वहाँ बैट्समैन जो बॉल पे बल लगाता है, यदि वो बल की दिशा बदल देगा तो वो आउट भी हो सकता है। इसलिए उसे ये पता होना चाहिए कि बैट पर बॉल पर फोर्स लगाना है, परंतु किस दिशा में लगाना है कि वो आउट ना हो और उसका सिक्सर लग जाए। तो इसलिए किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए न सिर्फ उसके अंकीय मान की आवश्यकता होती है, बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है कि किस दिशा में बल लगाया जाए किसी भी वस्तु को एक निर्धारित दिशा में गतिशील कराने के लिए। एक शब्द यहाँ पर और आया है जिसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज्ड रहते हैं, परिमाण। तो ये जो शब्द है ये आपको क्यों कंफ्यूज्ड करता है? क्योंकि इसकी स्पेलिंग परिणाम की तरह है, परिणाम और परिमाण। अब यहाँ पर मैं दोनों शब्दों को लिख देती हूँ ताकि आपको
कंफ्यूजन ना रहे। परिमाण और किसके साथ आप कंफ्यूज्ड रहते हैं? परिणाम। यहाँ पर दो पहले दो अक्षर समान है, देखिए परी परी दोनों में समान है। माँ जो है पहले आया है यहाँ पर परिमाण में, और यहाँ ड़ा पहले आया है, बाकी पूरी स्पेलिंग सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। परिमाण का परिणाम का अर्थ आप पहले से जानते हैं, जैसे परीक्षा परिणाम जो आपका रिजल्ट निकलता है, तो उसको आप क्या कहते हैं हिंदी में? परीक्षा परिणाम आ गया है, परीक्षा फल आ गया है। तो परिणाम के दो शब्द हो सकते हैं, हिंदी में आप फल भी कह सकते हैं और इंग्लिश में आप रिजल्ट भी कह सकते हैं। रिजल्ट को परिणाम कहते हैं, और परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा यानी वैल्यू, जिसकी इंग्लिश वैल्यू, मात्रा को सरल शब्दों में वैल्यू बोल सकते हैं, और परिमाण की एग्जैक्ट जो इंग्लिश होती है वो होती है मैग्नीट्यूड। कुछ लोग इसे मैग्नीट्यूड भी पढ़ते हैं। तो ये कोई यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हमें परिमाण को समझना है। उसकी इंग्लिश मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड भी हो सकती है, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, वैल्यू। जैसे कि चीनी जो है, जब आप दुकान से खरीदने जाते हैं, शॉप से खरीदने जाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो 1 किलोग्राम जो है वो चीनी की मात्रा है, और अच्छे शब्दों में, परिष्कृत शब्दों में हम इसी को कहेंगे चीनी का परिमाण कितना है, यानी कि 1 किलोग्राम है। तो परिमाण शब्द आपके लिए नया अवश्य है, परंतु मात्रा शब्द आपके लिए पुराना है, और आप समझ सकते हैं मात्रा से, मात्रा और परिमाण को आपस में रिलेट कर सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। तो परिमाण शब्द का अर्थ मात्रा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा सदैव, और इसको परिणाम से रिलेट मत कीजिएगा, परिणाम एक भिन्न शब्द है। आगे चलते हैं, एक और शब्द आया विस्थापन। अधिकतर विस्थापन की जो इंग्लिश होती है, पहले ये जान लेते हैं। विस्थापन की इंग्लिश है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। प्लेस का मतलब होता है स्थान, डिस का मतलब कोई भी वस्तु अपने स्थान से हट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। परंतु आप दूरी से भी इसको कह सकते हैं कि ये दूरी जो है वो भी इससे रिलेट है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग विस्थापन और दूरी को एक जैसा समझते हैं, क्योंकि जब भी कोई वस्तु अपनी स्थान से हटती है तो वो एक निश्चित दूरी तय करती है। तो अक्सर हम लोग क्या समझते हैं कि विस्थापन और दूरी एक ही बात है, पर जो बच्चा साइंस का है उसको दोनों में अर्थ समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है कि विस्थापन और दूरी में डिफरेंस क्या होता है, यानी अंतर क्या होता है। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे। इसको आपको रीडिंग तो करनी ही है आपको अपनी बुक की, और इसको समझना भी है आज की क्लास में। तो विस्थापन की परिभाषा यहाँ दी हुई है आपकी बुक में। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी कि विस्थापन एक विशेष प्रकार की दूरी है तो दूरी, परंतु विशेष प्रकार की दूरी है। वो किस प्रकार की दूरी है? वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। यानी कि आप बस्ती से अयोध्या, कानपुर से फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से आगरा, विभिन्न रास्तों से जा सकते हैं, परंतु आगरा के बस स्टॉप और बस्ती के बस स्टॉप को सीधे एक लंबी सी रस्सी द्वारा नाप दिया जाए और एकदम सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी को ले लिया जाए, तो वो विस्थापन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विस्थापन का परिमाण, देखिए यहाँ शब्द आ गया परिमाण, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हम एक चित्र पर चलते हैं। ये एक ग्राफ जैसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर।
बिंदु O यहाँ पर है जिसको 0 पॉइंट कहा गया है। 0 पॉइंट को जब भी हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हम उस जगह पर खड़े हैं, हम स्वयं उस जगह पर खड़े हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट O है यहाँ पर, इसको आप निर्देश बिंदु मान सकते हैं। निर्देश बिंदु का अर्थ होता है जिस बिंदु पर खड़े होकर हम किसी भी वस्तु की गति का, वस्तु का अर्थ ये नहीं है कोई काल्पनिक वस्तु, वस्तु का अर्थ बस, ट्रेन, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो, ई रिक्शा, कुछ भी हो सकता है वस्तु में। मक्खी भी हो सकती है, छिपकली भी हो सकती है, चीटा भी हो सकता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे अक्सर चीटे की, मक्खी की गति का को देखकर बड़े खुश होते हैं। इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा विस्तार से सोचेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं गति कर सकती है। तो वस्तु इसलिए बोला जा रहा है कि वस्तु में ये सारी चीजें हो सकती हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो बिंदु O जो है वो एक निर्देश बिंदु है। निर्देश बिंदु का मतलब जहां पर हम खड़े हैं, इसको भी हमें क्या करना है, शब्द को याद करना है। कई बार ऐसा होता है कि विषय के शब्द हमें नहीं आते, इसलिए हम विषय को भली प्रकार से समझ नहीं पाते। तो किसी भी विषय को भली प्रकार से समझने के लिए हमें उसके शब्दों पे, उसके अंदर आने वाले जो उस विषय को समझने के लिए शब्द हैं, उनको समझना आवश्यक हो जाता है। याद करना और सीखना, बोलना, ये सभी चीजें जरूरी होती हैं। तो ओ को क्या कहेंगे, जहां पर जिस पॉइंट पर खड़े होकर हम किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन कर रहे हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु। तो इस बिंदु को यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। निर्देश बिंदु, इंग्लिश में कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो आप यहां पर खड़े हैं और ये जो दूरी है ये किलोमीटर्स में है। जैसे ये 5 लिखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। फिर पॉइंट O से यहाँ इस पॉइंट तक की दूरी 10 किलोमीटर्स है। यहाँ तक की दूरी 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और ये आगे तक। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये किलोमीटर्स में दूरी का निर्धारण कर रही है। ये अब मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो पॉइंट O से चलना प्रारंभ करती है और पॉइंट C पर पहुंचती है। तो आपको ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि O से C तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की है, 25 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ती है, पॉइंट B पर पहुंचती है, तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि O से B तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की गई है, 35 किलोमीटर्स। फिर पॉइंट बी से ए पर पहुंचती है, कितनी दूरी तय की है, 60 किलोमीटर्स। यहां तक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, लाइन पे ही दिख रहा है कि ये पॉइंट O से और ए तक पहुंचने में वस्तु ने, ऑटो, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वो ए तक पहुंचेगा तो वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ पर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो यात्रा समाप्त होने पर इसके O से A जाने पर इसने कितनी दूरी तय की, साफ साफ दिख रहा है, 0 से लेकर 60 यानी 60 किलोमीटर्स। इसी प्रकार चूंकि यह प्रारंभिक बिंदु था O और यात्रा यहाँ समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए A क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो ये वाली जो दूरी है, विस्थापन कितना हो गया, 80 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु O तथा A है, तब O से A जाने पर दूरी 60 किलोमीटर है और विस्थापन भी 60 किलोमीटर है। परंतु अब दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए, दूसरे प्रकार की स्थिति देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु अपनी यात्रा तो बिंदु O से प्रारंभ करती है, ये पहुंचती है A पर, और A पर अपना काम निपटाने के बाद ये वापस कहां पर आ जाती है, पॉइंट B पर, और यहां पर ये रुक जाती है। फाइनल, अंतिम इसका
डेस्टिनेशन है पॉइंट बी। तो अब क्या होगा, अब पॉइंट ए इसका अंतिम बिंदु ना होकर इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, बी। तो बी के अंतिम बिंदु होने पर क्या दूरी और विस्थापन एक जैसे हैं, ये चेक करते हैं। पॉइंट बी पर जब वस्तु पहुंचेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ओ से ए तक और ए से पुनः बी तक। ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ओ से ए तक 60 और ए से बी तक वापस जब आएंगे तो 1 2 3 4 5 5 5 जा 25। तो ये जो डिस्टेंस है वो अतिरिक्त दूरी चला है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60, ओ से ए तक 60 प्लस ए से बी जब वापस आया तो 25। तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 85 किलोमीटर्स। ठीक है, अब पुनः से जाते हैं विस्थापन की परिभाषा पर। विस्थापन के निकालने के लिए परिभाषा क्या कहती है, किसी भी वस्तु जो गतिशील वस्तु है उसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ओ पर, और अंतिम बिंदु कहाँ है, बी पर, और ओ और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 35। न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी कितनी है, 35। तो यहां पर हम लिखेंगे विस्थापन कितना आया, 35 किलोमीटर्स। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर दूरी और विस्थापन दोनों भिन्न है। दूरी है 35 और विस्थापन है 35 किलोमीटर्स। दूरी है 85 और विस्थापन है 35 किलोमीटर्स। इसी प्रकार से अब आपको मैं 3 प्रश्न दे रही हूं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि परिभाषा याद कर लेते हैं और उसको किसी भी सवाल को हल करने में अप्लाई नहीं करते। तो आप अपनी ये आदत बना लीजिए कि किसी भी राशि की परिभाषा यदि आपने याद की है तो उसको न्यूमेरिकल्स में अर्थात आंकिक प्रश्नों में उसे अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो विस्थापन की परिभाषा याद करके ही विस्थापन आप निकालेंगे, तो आपको विस्थापन निकालने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको गणना करनी है निम्नलिखित 3 प्रश्नों की। ओ से ए तथा ए से सी पर आने पर दूरी और विस्थापन। इसी प्रकार ओ से बी तथा बी से सी आने पर दूरी और विस्थापन। सी से ए तथा ए से बी आने पर दूरी और विस्थापन। ये करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से बुक पर, क्योंकि बुक में भी यही प्रश्न समझाने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्रियाकलाप है, बहुत सरल क्रियाकलाप है। 1 मीटर स्केल लीजिए, 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाइए। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को नापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं, इसे चेक करना है। तो नंबर 1 बात तो ये कि बास्केटबॉल कोर्ट जरूरी नहीं है आपके घर के आसपास हो, इवन आपके विद्यालय में हो सकता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की जगह पर आप उसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, आप कैरम ले सकते हैं, कैरम बोर्ड ले सकते हैं और उससे आसानी से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। फिर से एक बार प्रश्न दोहरा लेते हैं। 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के कोने से दूसरे कोने, बास्केटबॉल कोर्ट की जगह पर हम इसके स्थान पर क्या कर लेंगे, कैरम बोर्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर पाते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं कैरम पर। कोने पर फिक्स हो जाना है। तो इस कैरम के साथ हमें क्या करना है, एक कोने पे आपको खड़े होना है। ठीक है,
और फिर आपको इस कोने से किनारे किनारे इस तरह से जाना है, एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी नापनी है, फिर इस कोने से इस कोने तक जाना है, दूरी यानी कि ये जो रास्ता आपने तय किया है दूरी, और विस्थापन, विस्थापन का अर्थ क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु आपका इस कोने पर था, अंतिम बिंदु आपका इस कोने पर है, तो आपको ये वाली दूरी नापनी होगी विस्थापन के लिए। जबकि दूरी यदि आप निकालेंगे साधारण दूरी, तो आपको ये दूरी प्लस ये दूरी, ये दोनों ऐड करनी पड़ेंगी, जोड़नी पड़ेंगी, तभी आप दूरी निकाल सकते हैं। और विस्थापन निकालने के लिए आप धागे को यहां से यहां तक नाप लीजिए, आपको उसका विस्थापन पता लग जाएगा। इसी प्रकार से आप इस कोने पर पहुंचते हैं, थर्ड कोने पर, और आप ये ज्ञात करेंगे कि इस बिंदु की और इस बिंदु की दूरी कितनी है। इसी प्रकार से आप वापस इसी बिंदु पर लौट आते हैं, तो क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होगा, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक होने पर दूरी शून्य नहीं होगी, परंतु विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि पूरी यात्रा जो आपने एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में, किनारे किनारे जाने में तय की है, उसमें उस यात्रा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होने के कारण उसके बीच में कोई दूरी नहीं है, इसलिए विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो दूरी तो आप नाप सकते हैं, चारों कोनों पर जाकर दूरी आपको स्वयं निकालनी है, परंतु विस्थापन की जो कॉन्सेप्ट है या विस्थापन निकालने का जो तरीका है, वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी परिभाषा से निकाल रहे हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शून्य। तो यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यात्रा का एक ही होता है तो विस्थापन शून्य आ जाता है। ठीक है, फिर से चलते हैं बुक पर अपने। दूसरा यहाँ पर एक और हाईलाइटेड शब्द है ओडोमीटर। ओडोमीटर किसे कहते हैं, जो कार में स्पीड बताता है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। कार में भी ओडोमीटर लगा होता है, स्कूटी में भी ओडोमीटर लगा होता है। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों, पाठ्यांक का मतलब होता है रीडिंग, पढ़ना। जब आप कार में बैठते हैं तब रीडिंग पढ़ लेना कि इसकी दूरी कितनी है, और जब आप यात्रा तय करके वापस आते हैं तो आप रीडिंग उसकी पढ़ते हैं, यानी कि पाठ्यांक, पाठ मीन्स पढ़ना, पाठ्यांक का अर्थ होता है उस अंक को जो ओडोमीटर में है उसको पढ़ लेना, पाठ करना। तो ये इसको इंग्लिश में रीडिंग बोलते हैं। पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। तो ये तो कार द्वारा यानी कि रोड जो रास्ता है उसकी लेंथ है, यानी दूरी है 1850 किलोमीटर। किसके किसके बीच की, दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच की रोड की दूरी है, यानी कार ने इतनी दूरी तय की है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन का परिमाण को ज्ञात कीजिए। ये आप मानचित्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसे पहले आप प्रयास करेंगे। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी सहायता की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली को भी हल करेंगे, परंतु आप स्वयं एक बार इस प्रश्नावली को हल करके देखेंगे, यानी कि इसको ट्राई करेंगे।